Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अपनी करंट क्लासेस चलती आ रही है एग्जाम को लेके, तो अभी रिसेंट में आपका जो एग्जाम है वो है MNS एग्जाम। इसके साथ ही जो BHU की वैकेंसीज आ रखी है और अपने अपकमिंग एग्जाम नोट सेट। तो अभी जो अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी वो रहेगी, फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी रहेगी किसके लिए, जो MNS एग्जाम है उसके लिए। उसी के लेवल के जो हम यहाँ पे MCQ जो है यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। साथ में BHU के लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी और नोट सेट प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट ये रहने वाली है। तो टिल एग्जाम ये क्लासेस जो कंटिन्यू रहेगी अपने यूट्यूब सेशन, यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीक्यू सेशन डेली अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको। इसी के साथ ही आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग का जो ऑफिशियल ऐप है, ऐप का लोगो आपके सामने है। तो इस ऐप के अंदर आपको जो क्या मिलेगा, MNS एग्जाम स्पेशल 40 मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे सोल्व करने को मिलेंगे, जिसके अंदर डेली 1 लाइव मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे जो है वो हम कंडक्ट करवा रहे हैं बेस्ड ऑन MNS एग्जाम पैटर्न। ठीक है, स्पेशली ये किसको टारगेट रहेगा, अपने MNS एग्जाम के पैटर्न को ये टारगेट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं MNS की, वो जरूर एक बार इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और आपका जो किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप कर सकते हैं इससे। ठीक है, रियल टाइम एग्जाम यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, बेस्ड ऑन MNS एग्जाम पैटर्न, जो आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है उस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। डेली 1 टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितने मिलेंगे, 40 मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काफी सारे बच्चों ने एनरोल किया है, तो आप भी उनमें आके अपनी लाइव रैंकिंग देख सकते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, इसके अंदर होगा क्या, डेली 1 लाइव प्री MNS एग्जाम रहेगा, 150 MCQs आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में बेसिक नर्सिंग, क्लिनिकल स्पेशलिटी, जनरल इंटेलिजेंस के MCQ, इंग्लिश के यहाँ पे सेक्शंस इंक्लूड किए गए MCQ के अंदर। ठीक है, और मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकते हैं, अगर आप लाइव नहीं दे पा रहे हैं उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे अलग से दे सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी ऐप के लिए, ऐप में आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको ये सब सारा कोर्स वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा और भी कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं नोट सेट के लिए, तो उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट MCQ अपना, A young child has coarctation of aorta. What should the nurse expect to identify when taking the child's vital sign? जब एक नर्स है वो बच्चे के वाइटल साइन एसेस कर रही है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसको किस प्रकार के वाइटल साइन मिलेंगे अगर उसको बच्चे को क्या है, कोरेक्टेशन ऑफ आउटा की कंडीशन उसको है। तो वीक रेडियल पल्स मिलेगी, इरेगुलर हार्ट बीट मिलेगी, बाउंडिंग फीमोरल पल्स मिलेगी, या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म देखने को मिलेगा। जो आर्म होती है वहां पर आपके जो ब्लड प्रेशर है वो हाई मिलेगा, या फिर फीमोरल पल्स बाउंडिंग मिलेंगी, स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, इरेगुलर हार्ट बीट मिलेगी, या फिर वीक रेडियल पल्स मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को यंग चाइल्ड है, प्रॉब्लम क्या है, कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा। इसके अंदर किस प्रकार का वाइटल साइन हमें देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, जो कोअरेक्टेशन जो आउटा होता है, इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखिए। ये जो कंडीशन है एक प्रकार की क्या है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। किसका कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आओर्टा का।
किस प्रकार का माल फॉर्मेशन होता है, तो देखिए ये क्या निकल रही है अपनी लेफ्ट अपना एट्रियम, सॉरी लेफ्ट अपना वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, आउटा निकल रहा है। आउटा की ये ब्रांचेज है, वो यहाँ पे तीनों ब्रांचेज जो जिसे हम क्या कहते हैं आर्च ऑफ आउटा, तीनों ब्रांचेज निकल चुकी है। बट आफ्टर आर्च ऑफ आउटा ये क्या हो जाता है, नेरोविंग हो जाता है। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन इसका मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा, narrowing of the aorta from distal to subclavian artery। सबक्लेवियन आर्टरी किसको सप्लाई करती है, आर्म को। ठीक है, अपने जो अपर एक्सट्रीमिटी है उनको यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे aorta का नेरोविंग हो जाता है आफ्टर सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी अपने जो आर्च ऑफ aorta वाली जो प्रोसेस है यहाँ से निकल जाती है। आफ्टर आर्च ऑफ aorta, aorta में क्या होता है, नेरोविंग देखने को मिलता है, एक प्रकार का कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती है कंडीशन, इसे हम कहते हैं कोअरेक्टेशन ऑफ aorta। अब देखिए कॉमन सेंस वाली बात आती है अपने यहाँ पे कि यहाँ पर तो क्या है, जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन जब हो रहा होता है तो वहां पर क्या हो रहा है, नेरोविंग होने की वजह से जो यहाँ का जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा वाइटल साइन हमें देखने को मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या यहाँ पे करेक्ट होगा, डी, एन इलेवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आर्म को सप्लाई कौन कर रही है, राइट सब क्लेवियन आर्टरीज कर रही है, तो उसके बाद में हो रहा है नेरोविंग। तो आर्म के अंदर जो है वो क्या होगा, एलिवेटेड हमें ब्लड प्रेशर फील होगा, जबकि जितना डिस्टल पार्ट रहेगा अपनी बॉडी का वहां पर एकदम लो ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए वीक रेडियल पल्स, जी नहीं बिल्कुल, रेडियल पल्स कहाँ देखने को मिलती है अपने को, आर्म में देखने को मिलती है, फोर आर्म में देखने को मिलती है, जबकि वहां पर तो क्या होगा, एलिवेटेड होगा। तो वीक रेडियल पल्स यहाँ पे अपना क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इरेगुलर हार्ट बीट, यहाँ पे हार्ट बीट इरेगुलर स्टार्टिंग के अंदर इतनी नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसके अंदर भी बढ़ेगा, वेंट्रिकल के अंदर भी बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी। कंपनसेट करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, हाइपरट्रोफी करेगा, साइज उसकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट बाउंडिंग फीमोरल पल्स, बाउंडिंग नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, वीक फीमोरल पल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब कभी कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा होता है तो सिंपल सा ध्यान में रखना, जो अपर एक्सट्रीमिटी होती है उनके अंदर क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, और जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है उनके अंदर क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज रहता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे कोरेक्टेशन ऑफ आउटा का, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, बैलून डायलेशन। सर्जिकल अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ से बैलून डायलेशन का। और डायग्नोसिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ईसीजी देख सकते हैं। ईसीजी में क्या मिलेगा आपको, वेंट्रिकुलर जो है वो हाइपरट्रोफाइड मिलेगा। बेरियम सोलो कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। इसके अलावा अपन जो है वो इको इको कर सकते हैं अपन यहाँ पे। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू सबके प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 1 month old boy present with failure to thrive on examination he shows feature of congestive heart failure। जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो फीचर कैसे दिख रहे हैं उसके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। द femoral pulses are feeble एज कम्पेयर टू ब्रेकियल पल्स। जब हम उसकी फ्यूमरल पल्स ले रहे हैं या फिर हम उसकी ब्रेकियल पल्स ले रहे हैं तो दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डिफरेंस कैसा, कि फ्यूमरल पल्स है वो कैसी है, फीबल है, वीक है, और ब्रेकियल पल्स यहाँ पे अच्छी हमें फील हो रही है। द मोस्ट लाइकली क्लिनिकल डायग्नोसिस इज, अब यहाँ पर जो क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, लास्ट एमसीक्यू के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अपर एक्सट्रीमिटीज में हाई प्रेशर, लोअर एक्सट्रीमिटीज में लो ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगी, उनकी पल्स भी फील यहाँ पे कैसी रहेगी, काफी फीबल रहेगी, पुअर रहेगी, वीक रहेगी, थ्रेडी रहेगी। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, कंजेनाइटल aortic stenosis, कोरेक्शन ऑफ aorta,
पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस, कंजेनाइटल ऑटोइलियक डिजीज। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? तो सिंपल सा आंसर है, मैंने लास्ट एमसीक्यू के अंदर अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा। ठीक है, सेम वही आपको डेफिनेशन पूछी गई है। कोअरेक्टेशन ऑफ आउटा यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर अपना रहेगा। अब देखिए इस टॉपिक में ये जो एमसीक्यू था इसके अंदर यहाँ पे एक और हमें ऑप्शन के अंदर एक और हमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। वो क्या है? पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस। बस ओवरव्यू करेंगे, यहाँ पे देखेंगे होता क्या है एकदम कम टाइम के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, चलिए ये मैंने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज बना दी। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर यहाँ पे क्या हो रहा है? आउटा निकल रहा है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रही है? आउटा के अंदर यहाँ पे मिक्स हो रही है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड डायरेक्ट आउटा के अंदर मिक्स हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, persistence communication between pulmonary artery with aorta। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और aorta के बीच में यहाँ पे क्या होगा? परसिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? कम्युनिकेशन यहाँ पे बनता हुआ हमें मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में किस प्रकार के साइन सिम्टम आएंगे? तो डिस्निया होगा इसको, ऑन एक्सर्शन, फटीग होगा पेशेंट को, पुअर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। समटाइम्स यहाँ पे कुछ कंडीशंस के अंदर इसको जो है वो ओपन रखा जाता है, मगर जब ये कंडीशन हमें नोट में आती है तो हम इसको वापस क्लोज होने के लिए मेडिकेशन भी देते हैं। तो देखिए दो टाइप के यहाँ पे मेडिकेशन से अलग एमसीक्यू बनते हैं अपने। क्या एमसीक्यू है? फर्स्ट एमसीक्यू प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन हेल्प टू कीप पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? बना रहना, कंटिन्यू। ठीक है, तो हम देखो अगर आपको पीडीए को कंटिन्यू रखना है, परसिस्टेंस यहाँ पे बनाया हुआ रखना है, पेटेंट रखना है, उसको तो आप क्या दोगे? प्रोस्टाग्लैंडिन दोगे। और आपको उसको क्या करना है? उसका क्लोजर करवाना है, तो आप क्या दोगे? कौन सी यहाँ पे ड्रग दोगे? तो इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन या फिर आइबुप्रोफेन हेल्प टू कीप क्लोज द पैटेंट डक्टस एट्रियोसिस। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं अपने, ये आप ध्यान में रखना। तो होता क्या है मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। अब देखिए कई बार क्या होती है कि इंडोमेथासिन की डोज पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, कि हम डोज कितनी देंगे बच्चे को। तो 0.2 mg पर केजी यहाँ पे क्या रखते हैं अपन? डोज प्रोवाइड करते हैं। इंडोमेथासिन अगर कॉन्ट्रा इंडिकेट है तो आप क्या दोगे? आइबुप्रोफेन। क्या काम आती है? क्लोजर करने के लिए। A child undergoes heart surgery to repair the defect associated with the tetralogy of Fallot। एक बच्चे को क्या किया गया है? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट की वजह से उसको क्या करवाया गया है? हार्ट सर्जरी करवाई गई है, ताकि उस फेलोट वाली कंडीशन को क्या कर सके? वो रिपेयर कर सके। पोस्ट ऑपरेटिवली इट इज एसेंशियल दैट नर्स प्रिवेंट। पोस्ट ऑपरेटिवली नर्स को जो है वो क्या इंटरवेंशन करना होगा? किससे प्रिवेंट करना होगा बच्चे को? क्राइंग से, कफिंग से, हार्ड स्टूल से, या फिर अननेसेसरी मूवमेंट से। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो पोस्ट ऑपरेटिवली जो है वो क्या आप प्रिवेंट करोगे बच्चे में? तो देखिए पोस्ट ऑपरेटिवली आपको प्रिवेंट क्या करना होगा? क्राइंग को। ठीक है, क्राइंग को यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिवली प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि क्राइंग की वजह से क्या देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर? एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोटिक स्पेल।
जो साइनोटिक स्पेल जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, बच्चे को क्राइंग करने से प्रिवेंट करेंगे। होता क्या है टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट, सबसे पहले हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए जब क्राई करेगा बच्चा, तो क्राई करने से क्या होगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट। हार्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, और वो क्या है, पोस्ट ऑपरेटिवली है, अभी भी जस्ट सर्जरी हुई है, तो एक हम हार्ट से वर्कलोड को भी हमें क्या करना है, कम करना है। इसलिए क्या करेंगे, क्राइंग से प्रिवेंट करेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे क्राइंग कंटिन्यू रह रही है यहाँ पे, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन में क्या कर सकता है, साइनोटिक स्पेल कोज कर सकता है, जो कि एक क्लासिकल अपन कह सकते हैं साइन होता है किसका, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का। अभी हम थोड़ा अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, होता क्या है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। इसमें क्या होता है साइनोटिक स्पेल में, हाइपोक्सिया। चलिए अब देखते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर 4 यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, या फिर मैं कह सकता हूँ 4 एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। अब इन चारों को हमें क्या करना है, याद करना है, रटना नहीं है। एकदम आराम से मैं भी आपको वन बाय वन आपको कंडीशन अभी से आपको याद हो जाएगी। देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेप सबसे पहले डेवलप होगी बच्चे के अंदर, ऐसा नहीं होता। एक इसकी भी प्रोसेस होती है फेलोर डेवलप होने की। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, स्टेनोसिस होता है। स्टेनोसिस इन राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। राइट वेंट्रिकुलर के आउटफ्लो में क्या देखने को मिलता है, स्टेनोसिस। अब देखो राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के आउटफ्लो में यहाँ पे क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। समझ गए यहाँ तक। सेकंड देखिए, जब यहाँ पे आउटफ्लो में प्रॉब्लम आई, तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए आउटफ्लो के अंदर क्या आएगी, नेरोविंग आ जाएगी। सपोज किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, तो प्रेशर कहाँ पे बिल्ड होगा, प्रेशर बिल्ड होगा आपके राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल यहाँ पे क्या होगा, हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज में। क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, ब्लड जो लंबे टाइम तक रहना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आउटफ्लो में प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड आपको मिल गया, सेकंड वाला प्रॉब्लम कैसे आया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब देखिए जब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल जो क्या है, बड़ा हो गया है, ठीक है, और इसके आउटफ्लो में किसी ना किसी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया फ्लो में प्रॉब्लम, सेकंड हो गया वेंट्रिकल हाइपरट्रोफाइड हो गया। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस सेप्टम की वजह से ये सेप्टम कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। इसका भी क्या होता है, फंक्शनल क्लोजर या एनाटॉमिकल क्लोजर होता रहता है। मगर ये सेप्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग बना लेगा। इस सेप्टम ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हम कहते हैं। फोर्थ वन और लास्ट वन, इसको हम क्या कहेंगे, aortic override ऑफ सेप्टल डिफेक्ट। अब जो यहाँ पर जो सेप्टम बना है, इसी सेप्टम के ऊपर से क्या होगा, आओटा हमारा क्या हो जाएगा, ओवरराइडिंग हो जाएगा। यहीं से क्या होगा, आओटा का डेवलपमेंट होगा सेप्टम के ऊपर से। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और DO2 ब्लड भी जा रहा है आओटा के अंदर। इस वजह से इस जो कंडीशन है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया। और इसे हम क्या कहते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज। ऐसी कंडीशन जिससे बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होता है, क्योंकि DO2 ब्लड यहाँ पे मिक्स हो रहा है। आराम से आप पता लगा पा रहे हो अच्छे से, क्योंकि मैंने आप एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज को। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो 4 कंडीशन होती है। नंबर फर्स्ट सबसे पहले आपको याद रखनी है, इसके बाद में आपको नंबर 2 याद रखनी है, लिंक करते जाना है एक दूसरे को। इसके बाद में थर्ड, इसके बाद में फोर्थ वन। अब देखिए इसके साइन सिम्टम्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं साइन सिम्टम में क्या आएगा, साइनोसिस। सेकंड ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ऑन कब देखने को मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या तो वो एक्सरसाइज करेगा तब,
या फिर बच्चा फीडिंग करेगा तब। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। एक बच्चा है जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कर रहा है, ड्यूरिंग फीडिंग में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, पुअर फीडिंग करता है। जब टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का बेबी के अंदर प्रॉब्लम कैसी आती है? पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग होगा तो क्या होगा? पुअर ग्रोथ होगा यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे? फेलियर ऑफ थ्राइव। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें, क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपर साइनोटिक स्पेल, जिसे हम क्या कहते हैं? टैट स्पेल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? साइनोटिक स्पेल या फिर टैट स्पेल। नेक्स्ट साइन सिम्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स में क्या होता है कि फिंगर्स कैसी हो जाएगी? ड्रम स्टिक अपीयरेंस में आ जाएगी, ठीक है। स्लाइटली यहाँ से क्या होगी? उभार आपको देखने को मिलेगा फिंगर्स के अंदर, नेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू साइनोसिस। जब जब किसी पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम होती है या फिर कोई साइनोटिक प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को आप देख सकते हो, उनकी जो फिंगर टिप्स होती है वहां पर क्या होगा? हल्का हल्का सा आपको ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लबिंग ऑफ फिंगर। और यहाँ पे जो क्लासिकल साइंस के अंदर हम ये सब साइन जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक एक जगह से आपके एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, और बनता हुआ आया है एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि मैं इसको एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने नहीं लेके आया हूँ तो इसका एमसीक्यू नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसका आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, चाहे नोट सेट में मिलो, ठीक है, या फिर अपने जो अपकमिंग एग्जाम जिसके कंटिन्यू भी क्लासेस चल रही है उसके लिए। अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट हमें जो है वो क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं क्लासिकल साइन देखने को मिलेगा। मैं अगर मैं कहूँ डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस के अंदर देखो मैंने आपको क्या बताया था? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है ड्यू टू वेंट्रिकुलर आउटफ्लो में प्रॉब्लम होगी, तो ब्लड ज्यादा रहेगा राइट वेंट्रिकल में। तो जो आप जब एक्सरे करवाओगे तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? बूट शेप हार्ट। ठीक है, बूट शेप हार्ट किस में देखने को मिलता है? तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। ईसीजी करवाओगे तो वहां पर भी क्या देखने को मिलेगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वाले अपने को कंडीशन देखने को मिलेगी। साइनोसिस हो रहा है तो क्या दोगे? इसको ऑक्सीजन दोगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर साइनोसिस होता है या फिर हाइपरट्रोफिक हाइपर साइनोटिक स्पेल आता है तो आप पोजीशन क्या दोगे? ये भी एक एमसीक्यू बना हुआ है अब तक का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। पोजीशन क्या देनी है इस कंडीशन के अंदर? तो यहाँ पे पोजीशन की मैं बात करूँ तो पोजीशन क्या आएगी? नी चेस्ट पोजीशन। प्लस बच्चे को क्या करना है? क्राई करने से रोकना है। ट्रीट कैसे करोगे? प्रोसीजर में अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे प्रोसीजर आपको ऑप्शन में दे दिया सर्जिकल प्रोसीजर, तो आप क्या क्या करते हो? तो देखो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे एमसीक्यू पूछ रहा था वो होता है बेला लोक, टाउजिंग स्टंट। सेकेंड यहाँ पे बात करते हैं तो क्या आएगा? ब्रोक्स प्रोसीजर। इसके बाद में थर्ड वन में बात करूं तो क्या आएगा? वाटरसन स्टंट। नेक्स्ट और लास्ट पोर्ट्स प्रोसीजर। अब यहाँ पर मैं एक एक प्रोसीजर को डिस्कस नहीं करूंगा, ये हम अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं क्योंकि काफी फिर बड़ा हो जाएगा अपना सेशन आज का। ठीक है, इनको डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। बाकी मैंने आपके कंप्लीट यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट पढ़ा दिया। ठीक है, इससे बाहर जो है वो मेनली एमसीक्यू नहीं जाता है। ठीक है, नोट सेट मेंस के लिए मैं अलग से क्लासेस लूंगा। जब अपना नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा जहां जहां से एमसीक्यू बनते हैं। और लास्ट ईयर भी आप देख सकते हो हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो हमारे सीधे सीधे यूट्यूब से आ रखे हैं वो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। मतलब आप जो स्क्रीनशॉट के अंदर की हमने पढ़ा रखा है और आपको जैसे एग्जाम के अंदर वो चीजें आपको सबको दिखाई दी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, चाइल्ड विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज सडनली हैड साइनोसिस एंड डिस्निया, नर्स विल इमीडिएटली। एक चाइल्ड है जिसको क्या है प्रॉब्लम? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज प्रॉब्लम है और सडनली उसको डेवलप क्या हो गया? साइनोसिस डेवलप हो गया, डिस्निया हो रहा है उसको, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है। नर्स अभी इमीडिएटली क्या करेगी? विल नर्स को इमीडिएटली क्या करना चाहिए यहाँ पे? चेंज पोजीशन टू साइड विथ नी फ्लेक्स्ड एंड हेड elevated, change position in upright position, start oxygen and inform to doctor,
प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट। लास्ट एमसीक्यू के अंदर हमने सोल्व किया था ये टॉपिक। देखो मैंने क्या कहा था, एमसीक्यू बनता है इसका, तो ये आपके सामने एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है एमसीक्यू। हम यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, एक बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, हम यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू पूछ रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे के सारे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई सिंगल एमसीक्यू आपको नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया और मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाने वाला एमसीक्यू हम यहाँ पे सोल्व करवाते हैं, क्योंकि हो सकता है उस टॉपिक में से उस प्रकार का कोई और एमसीक्यू बन के आपके सामने आ जाए, इसलिए एमसीक्यूज वही होते हैं, मगर उनकी क्या होती है, लैंग्वेज चेंजेस करके आपके सामने लाया जाता है। तो जो लैंग्वेज पकड़ पाता है बच्चा, तो वो आराम से क्लियर कर लेता है एग्जाम को। चलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जो टेट स्पेल वाली कंडीशन आपके सामने आ गई है। तो इसको पोजीशन कौन सी दोगे, मैंने अभी आपको बताया था, नी चेस्ट पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। तो कौन सा आ रहा है, नी फ्लेक्स्ड एंड हेड एलिवेटेड पोजीशन दोगे आप इसको, तो क्या होगी वो नी चेस्ट पोजीशन के सिमिलर यहाँ पे पोजीशन बन जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहता है। Which of the following organism is responsible for development of rheumatic fever? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रूमेटिक फीवर के डेवलपमेंट में रेस्पॉन्सिबल है? स्टेप्टोकोकल न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस या फिर स्टेप्टोकोकस ऑरियस। कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए रूमेटिक फीवर के लिए? तो रूमेटिक फीवर के अंदर क्या आंसर अपना करेक्ट रहेगा? तो देखिए रूमेटिक फीवर होती क्या है, तो रूमेटिक फीवर एक प्रकार से हम कह सकते हैं मल्टी सिस्टम फेब्राइल कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। इसके अंदर होता क्या है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज की प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे रूमेटिक फीवर से रिलेटेड अपन क्या किसको मानते हैं ज्यादा, अपन हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, बच्चों के अंदर रूमेटिक फीवर होगा तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा किसमें देखने को मिलेगी, हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। और ऐसे मल्टी सिस्टम यहाँ पे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। इन्फ्लामेशन हुआ और एक ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हुआ और उसको हमने अनट्रीट कर दिया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, रूमेटिक फीवर में। तो देखिए इसका जो पॉजिटिव एजेंट के बारे में पूछा है आपसे कि रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आंसर क्या होगा, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा अपना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही जो एंटीजन है ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ केमिकल चेंजेस करता है किसके साथ में, कार्डियक मायोसिन के साथ में। कार्डियक मायोसिन एंड सार्कोलेमल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में, इनके साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। और ये क्या कोज करता है फिर, कार्डाइटिस। और क्या कोज करता है, पॉलीआर्थराइटिस। अलग अलग सिस्टम है, मल्टी सिस्टम है, तो पॉलीआर्थराइटिस कोज करवा सकता है, कोरिया कोज करवा सकता है, अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया अपना आंसर क्या, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस क्या डेवलप करता है, तो रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द गाइडलाइन फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर वाज सजेस्टेड बाय।
एक्यूट रिमेटिक फीवर के डायग्नोसिस को के लिए गाइडलाइन बनाई गई थी, और वो गाइडलाइन हमें किसने दी थी, कौन से साइंटिस्ट ने हमें गाइडलाइन दी थी? तो डॉक्टर डैकेट जोन्स, रॉबर्ट कॉच, लैंस स्टीनर या फिर माइकल स्मिथ। तो यहाँ पर जो है आप आराम से इसको कैच कर पा रहे हैं, क्योंकि रूमेटिक फीवर एक प्रकार की कॉमन प्रॉब्लम्स आती है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है? ऐसा कॉमन नहीं है, मगर एमसीक्यूज के अंदर इसको बार बार पूछा जाता है, काफी कॉमन एमसीक्यूज बने हुए हैं इससे। तो देखिए आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, डॉक्टर जॉन्स, ठीक है? हम क्या बोलते हैं इसको, जॉन्स क्राइटेरिया। जॉन्स क्राइटेरिया के बारे में पूछा आपसे, तो कौन सा होता है, रिवाइज्ड जॉन्स क्राइटेरिया। जॉन्स क्राइटेरिया में भी आजकल कौन सा चल रहा है, रिवाइज्ड जॉन्स क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के क्राइटेरिया आते हैं, एक आते हैं मेजर एंड सेकंड आते हैं कौन से, माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या आपको देखने को मिलता है और माइनर क्राइटेरिया में क्या देखने को मिलता है, उसके बाद में हम क्या निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए मेजर क्राइटेरिया की हम बात करें तो क्या होगा पेशेंट को, कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, इरिथीमा मार्जिनेटम, एंड लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ये पांच पांच क्राइटेरिया हमें देखने को मिलते हैं किसमें, मेजर क्राइटेरिया में। माइनर क्राइटेरिया में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर पायरेक्सिया, आर्थ्रेल्जिया विथ नो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इसीलिए इसको माइनर क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। लैब रिजल्ट देखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, इलेवेटेड ईएसआर वैल्यू, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आप देखने को मिलेगी, और सी रिएक्टिव प्रोटीन भी यहाँ पे इलेवेटेड देखने को मिलेगा। ईसीजी कराओगे आप, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, प्रोलोंग प्रोलोंग पीआर इंटरवल, ठीक है, इस प्रकार के आपको, प्लस थ्रोट स्वेप यहाँ पे कल्चर आपने करवाया। ये सारे क्राइटेरिया किसमें आते हैं, माइनर क्राइटेरिया के अंदर। या फिर थ्रोट स्वेप कल्चर करवाया, या फिर हमें क्या देखने को मिला, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी। ब्लड के सीरम में आपको क्या देखने को मिला, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी। तो सारे क्राइटेरिया किसमें आते हैं, माइनर क्राइटेरिया के अंदर। अब देखो आपको मैंने इतने सारे क्राइटेरिया बता दिए, अब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट के अंदर केवल और केवल मेजर क्राइटेरिया आएंगे या फिर केवल और केवल माइनर क्राइटेरिया आएंगे। हो सकता है मिक्स भी आ जाए, हो सकता है केवल मेजर आ जाए, हो सकता है केवल माइनर आ जाए। तो आप इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से बनाओगे, यहाँ से एमसीक्यू आपका बना हुआ है कि इसका डायग्नोसिस करना है, तो आप किस प्रकार से डायग्नोसिस बनाओगे अकॉर्डिंग टू दीज क्राइटेरिया। सबसे पहले एक्यूट र्यूमेटिक फीवर वाली कंडीशन के अंदर आप डायग्नोसिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मेजर क्राइटेरिया प्लस 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया। या तो आपको 2 मेजर क्राइटेरिया मिले केवल और केवल, सपोज आपको कार्डाइटिस मिल गया और पॉलीआर्थराइटिस मिल गया, तो हम कह सकते हैं एक्यूट र्यूमेटिक फीवर वाली कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। नहीं तो एक आपको लाइक कार्डाइटिस मिल गया और 2 यहाँ से आपको, एक तो एलिवेटेड ये मिल गया और थ्रोट स्वेप कल्चर भी पॉजिटिव हो गया, तो हम कह सकते हैं एक्यूट र्यूमेटिक फीवर यहाँ पे हो सकती है। सेकंड हम बात करते हैं रिकरेंट ARF। यहाँ पर आपको अगेन 2 मेजर क्राइटेरिया मिलेंगे तो आप डायग्नोसिस बना सकते हो। सेकंड 1 मेजर एंड 2 माइनर, एंड केवल और केवल यहाँ पे 3 माइनर क्राइटेरिया भी आपको मिलते हैं, तब भी आप इतना डायग्नोसिस बना सकते हो। चलिए यहाँ तक क्लियर होता है अपना, क्या पढ़ा हमने, जोन्स क्राइटेरिया हमने देखा, और ये क्राइटेरिया क्या पूरा नाम क्या था इसका, रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू,
A nurse is caring for a child with a suspected diagnosis of rheumatic fever. एक नर्स क्या कर रही है? चाइल्ड केयर कर रही है। किसके लिए? रूमेटिक फीवर वाले बच्चे के। अभी अभी तक उसका क्या डायग्नोसिस हुआ नहीं है। कैसा है? सस्पेक्टेड है कि हो सकता है उसको रूमेटिक फीवर हो। हमने क्राइटेरिया देखे। क्राइटेरिया में हमने कुछ वहाँ पर हमने जो अभी लास्ट क्राइटेरिया के अंदर बातें की, हमने पढ़ाई की, उसके अंदर देखा हमने क्या-क्या क्राइटेरिया होते हैं। उसको देख के लग रहा है अभी तक केवल कि रूमेटिक फीवर हो सकती है, मगर सस्पेक्टेड है, अभी तक कन्फर्म हमने नहीं किया है। The nurse reviewed the laboratory, knowing that which laboratory study would assist in confirming the diagnosis of rheumatic fever. कुछ नहीं पूछा, आपसे ये पूछा गया है कि नर्स क्या कर रही है? अभी लेबोरेटरी एविडेंस रिव्यू कर रही है और वो देख रही है कि कौन सा ऐसा डायग्नोसिस मुझे अगर मिलेगा वहां पर, तो वो क्या करेगा? कंफर्म कर देगा रूमेटिक फीवर को। तो ऐसा कौन सा डायग्नोसिस है या फिर ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, वो कंफर्म करेगा रूमेटिक फीवर है पेशेंट को? डब्ल्यूबीसी काउंट देख के, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर करके, आरबीसी काउंट करके, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन से? किस प्रकार से असेस कर सकते हैं हम रूमेटिक फीवर के कंफर्मेशन करने को? क्या रहेगा अपना आंसर? डब्ल्यूबीसी काउंट को करेक्ट मानेंगे, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर को करेक्ट मानेंगे, आरबीसी काउंट देखेंगे, या फिर इसके लिए अगर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलप हुआ अपनी बॉडी में, वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो देखिए, इसका यहाँ पे कंफर्म करने के लिए जो हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो होगा अपना आंसर एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। इसका अगर लेवल यहाँ पे क्या होगा? एलिवेटेड रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, पेशेंट को स्टेप्टोकोकस से जो है वो इन्फेक्शन हुआ था बॉडी के अंदर। कंफर्म द स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, तो एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ का यहाँ पे ओ टाइटर जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो ये हमें कंफर्म कर देगा कि पेशेंट को क्या है, रूमेटिक फीवर है और या फिर स्टेप्टोकोकल से इन्फेक्शन है पेशेंट को, क्योंकि इसी कंडीशन के अंदर इसका लेवल जो है वो इलेवेट रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट रूमेटिक फीवर? रूमेटिक फीवर के अगेंस्ट ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में आपसे पूछा है, कौन सी होगी? एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी, या फिर प्रोकाइन पेनिसिलिन? क्या रहेगा अपना आंसर? रूमेटिक फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछा है यहाँ पे, आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, यहां पर जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर बी, बेंजाथिन पेनिसिलिन। ठीक है, बेंजाथिन पेनिसिलिन हम यहाँ पे क्या कराएंगे, पेशेंट को जो है वो स्टार्ट करेंगे अब इस कंडीशन के अंदर, जो कि काफी इफेक्टिव रहती है स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। बाकी हम देखो, प्रोकाइन पेनिसिलिन, मेन तो यहाँ पे पेनिसिलिन हम इसको पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अब अगर पेनिसिलिन से यहाँ पे एलर्जी हो रही है तो हम क्या दे सकते हैं? इरिथ्रोमाइसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जो है वो प्रोकाइन पेनिसिलिन भी हम देते हैं और बेंजाथिन पेनिसिलिन भी देते हैं, मगर यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस का अगर आपसे पूछा जाए, आंसर हमेशा क्या रहेगा? बेंजाइल पेनिसिलिन या फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन। लॉन्ग टर्म अगर ड्रग चलेगी तो हम कौन सी देंगे? बेंजाइल पेनिसिलिन। A congenital condition in which abdominal content produced through the defect in the abdominal wall and is not covered with the sac. इसे हम क्या कहेंगे? एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसके अंदर एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस आउट हो रहा है, लाइक ये जो अपना डिफेक्ट हो गया सपोज एब्डोमन कैविटी के अंदर। अब यहाँ से क्या कर रहा है? एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो बाहर निकल के आ गया है। अब इसके ऊपर किसी प्रकार का सेक से कवर नहीं है,
इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओम्फेलोसिल, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया या फिर गैस्ट्रोस्काइसिस। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? तो यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रोस्काइसिस। ठीक है, गैस्ट्रोस्काइसिस वाली कंडीशन होती है। देखिए इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे गैस्ट्रोस्काइसिस। गैस्ट्रोस्काइसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नंबर वन तो नो मेम्ब्रेन फाउंड। ठीक है, नो मेम्ब्रेन कवरिंग। जो एब्डोमिनल कंटेंट यहाँ पे प्रोट्रूड आउट हुआ है उसके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं रहेगी। सेकंड देखिए, सेकंड इसकी कंडीशन क्या रहती है जहां से एमसीक्यू बन सकता है आपका? तो ये होता है लेटरल टू अम्बिलिकस। अम्बिलिकस के हमेशा किस में रहता है? लेटरल में रहता है, और लेटरल में भी ज्यादा किस में रहता है? तो राइट साइड, राइट साइड ऑफ द अम्बिलिकस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है अब तक। और अगर यहाँ पे राइट साइड का इतना ज्यादा आपसे डीप में ना पूछे तो ये तो आप एमसीक्यू डायरेक्ट बना हुआ है कि लेटरल टू अम्बिलिकस यहाँ पे रहता है। इसी के सिमिलर कंडीशन एक और होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओम्फेलोसिल। ओम्फेलोसिल के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? ये भी एक प्रकार का क्या है? बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, दोनों ही किस प्रकार के डिफेक्ट होते हैं? बर्थ डिफेक्ट, बाय बर्थ ये प्रेजेंट रहते हैं बच्चे के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गन कवर्ड विथ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर रहेंगी तो इसे हम क्या कहेंगे? ओम्फेलोसिल। नेक्स्ट देखिए क्या है? अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन बल्ज होकर जो है वो एब्डोमिनल मसल से नियर अम्बिलिकस यहाँ पे क्या होती है? ओपनिंग बना लेती है। यहाँ पे हर्निया लाइक प्रोट्रूजन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, अम्बिलिकस वाले रीजन के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? उभार देखने को मिलेगा। ये क्या होता है आपका? अम्बिलिकल हर्निया। एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस का मतलब क्या हो गया? जो कोड होती है अम्बिलिकल कोड का, स्टम्प का इन्फेक्शन। स्टम्प के अंदर क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। इसे हम क्या कहेंगे? ओम्फेलाइटिस। ये एमसीक्यू सीधे सीधे बने हुए हैं अपने। ठीक है, जब आप देखोगे कोई भी गाइड सोल्व करोगे तो वहां पर आपके एमसीक्यू बने हुए हैं, और ये पूछा हुआ भी है एग्जाम के अंदर कि ओम्फेलाइटिस क्या होता है, ओम्फेलोसिल क्या होता है, गैस्ट्रोस्काइसिस क्या होता है। अब आप नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से करोगे इनका? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? स्टेराइल ड्रेसिंग कर सकते हो आप गैस्ट्रोस्काइसिस के अंदर, ताकि वो ड्राई रहे, ड्राई नहीं रहे, वेट रहे। ठीक है, स्टेरिलिटी का आपको ध्यान में रखना होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर। डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डबल बबल साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें एक्सरे में, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस का, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला का, हिस्पंग डिजीज का, या फिर ड्यूडेनल अट्रेसिया का। डबल बबल साइन कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? डबल बबल साइन, आप पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे के अंदर डबल बबल साइन देखने को मिलता है, तो कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूडेनल अट्रेसिया के अंदर। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? ड्यूडेनल अट्रेसिया के अंदर। अब देखो ड्यूडेनल अट्रेसिया क्या होता है? बस कुछ नहीं है, ड्यूडेनल अट्रेसिया क्या होता है? एक प्रकार से कंजनाइटल क्लोजर ऑफ ए पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। अब देखिए ड्यूडेनम का कुछ पोर्शन होता है वो कंजनाइटली क्लोज रहता है। जब फिर आप एक्सरे कराओगे, एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा? लार्ज एयर यहाँ पे इस जगह पे क्या रहेगी? फिल्ड रहेगी। और एयर हमेशा क्या देखने को मिलती है आपको? ब्लैक देखने को मिलती है एक्सरे के अंदर। इसीलिए जो है लंग्स के आपके अंदर एयर देखना, तो एयर हमेशा क्या रहती है? ब्लैकिश एनवायरनमेंट आपको दिखाती है। ठीक है, तो
इस स्पेस के अंदर एक तो जो स्टोमक वाला पार्ट रहेगा वहां पर आपको एयर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर सपोज ड्यूडेनम वाला पार्ट जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, एट्रेसिया हो गया यहाँ पे, और जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर भी आपको एयर दिखाई देगी, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, डबल बबल साइन इसमें देखने को मिलता है ड्यूडेनल अट्रेसिया के अंदर। बाकी देखिए पायलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, हाइपरट्रोफी होती है मस्कुलर लेयर की, कौन से पार्ट में, पायलोरस पार्ट के अंदर। तो हाइपरट्रोफी होने की वजह से एक जो यहाँ पे साइन आपको देखने को मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑलिव शेप मास फील होता है, और ये आपका पायलोरस पार्ट है, स्टोमक के बाद में यहाँ जो पायलोरस पार्ट है, तो यहीं से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गई है तो बाइल तो यहाँ पे बाइल जूस तो यहाँ पे आगे आके इसके अंदर मिक्स होता है, तो यहाँ पर वॉमिटिंग करता है ये पेशेंट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, फोर्सफुल, क्योंकि मसल लेयर जो क्या हो चुकी है आगे हाइपरट्रोफी हो चुकी है, तो जब यहाँ पे रिवर्स पेरिस्टाइल के अंदर अंदर क्या आएगा, फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलती है। जब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी तो इसका नेचर कैसा रहता है, नॉन बाइलस वोमिटिंग। ये सीधे सीधे एमसीक्यू बने हुए हैं आपके, जब आपको नॉन बायलेंस वोमिटिंग कौन सी कंडीशन में मिलती है, या फिर पायलोरिक स्टेनोसिस में किस प्रकार की वोमिटिंग मिलती है, ठीक है, ये एमसीक्यूज बने हुए हैं। लेफ्ट हाइपोकोड्रिक से अम्लिकस के अंदर यहाँ पे आप जब हम इनके एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। हिस्पंग डिजीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हिस्पंग डिजीज के अंदर रिबन लाइक स्टूल, जहां से फेमस फेमस एमसीक्यू बता रहा हूं मैं आपको, रिबन लाइक स्टूल यहाँ पे देखने को मिलता है किसके अंदर, हिस्पंग डिजीज के अंदर। और जो हिस्पंग डिजीज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो फेलियर टू पास मेकोनियम होता है, 24 आवर्स के अंदर वो क्या करता है, मेकोनियम पास नहीं कर पाता है। नॉर्मल कितने टाइम में मेकोनियम पास करना चाहिए, तो 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर मेकोनियम पास हो जाना चाहिए, जबकि हिस्पंग डिजीज होती है तो मोर देन 48 आवर्स या फिर मोर देन 24 आवर्स टाइम लगता है जो स्टूल के पास आउट होने में। और जो स्टूल पास आउट होता है वो किस प्रकार से होता है, रिबन लाइक स्टूल यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला में दोनों में क्या होता है, ये क्या है आपका ट्रेकिया, और ये क्या है इसोफेगस। अब बच्चे में जिन जिन इनके अंदर क्या होता है, फिस्टुला बन जाता है ट्रेकिया और इसोफेगस के अंदर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टीईएफ, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। साइन सिम्टम्स की हम बात करें तो क्या रहेगी पेशेंट के अंदर, ड्रूलिंग होगी, फ्रोथी यहाँ पे मतलब मुंह से क्या निकलेंगे झाग टाइप में, ठीक है, फ्रोथी सलाइवा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, बस अभी हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे इस ऐसे, वहां पर भी हम देखेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, ड्यूडेनल अट्रेसिया, डबल बबल साइन किसमें, ड्यूडेनल अट्रेसिया में। ए बेबी गर्ल इज बोर्न प्री मेच्योरली, बेबी गर्ल है वो प्रीमेच्योरली बोर्न हो रही है, मतलब मेच्योरिटी टाइम एट द टाइम डिलीवरी होने से पहले यहाँ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई उसकी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि प्री मेच्योर यहाँ पे पूरी तरीके से वो मेच्योर नहीं हो पाई है, उससे पहले बोर्न हो गई है। मदर को क्या है, पॉलीहाइड्रोमनियस है, एक्सेसिवली एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे मदर के देखने को मिला है। द बेबी इज डायग्नोस्ड विद इसोफेजियल अट्रेशिया विद ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला। अब देखो एट्रेशिया का मतलब मैंने क्या बताया था, ऑब्स्ट्रक्शन, फिस्टुला का मतलब ओपनिंग, तो क्या होता है, इसोफेगस के अंदर तो क्या हो गया, अट्रेशिया हो गया, ठीक है, और ट्रेकियोइसोफेजियल में नीचे यहाँ पर क्या देखने को मिल गया आपको, फिस्टुला आपको देखने को मिल गया। तो हो सकता है इस प्रकार का यहाँ पे क्या स्टूला बनता हुआ हमें दिखाई दिया, लोअर एंड वाला, ठीक है, अपर एंड में अट्रेशिया, लोअर एंड से यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेकिया यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो मतलब फिस्टुला भी बना लिया और इसोफेजियल अट्रेशिया भी हो गया। विच वाट असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स बी लाइकली टू नोट। अब इस कंडीशन के अंदर नर्स जो है वो क्या नोट करेगी, साइन सिम्टम्स के अंदर, जॉन्डिस हाई बिलिरुबिन होगा इसकी वजह से, सीडी येलो स्टूल देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल एमएसिस देखने को मिलेगा, फ्रोथी सलाइवा देखने को मिलेगा। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, तो देखिए जो ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला जो होता है, यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है आपका कि साइन से एमसीक्यू बनता है, तो कौन सा साइन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, 3C साइन। 3C मतलब तीन ऐसे साइन मिलेंगे आपको जो सी से स्टार्ट होंगे। देखिए क्या होता है, कफिंग, सेकंड
चोकिंग एंड थर्ड साइनोसिस। कफिंग होगी, चोकिंग होगी, साइनोसिस होगी। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर डी, फ्रोदी सलाइवा एंड ड्रूलिंग होगी। ठीक है, इसे हम क्या समझेंगे कि पेशेंट को क्या है? टीईएफ है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला है उसको। रीगजिटेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, एक्सेसिव सलाइवेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये जो सारी बातें हैं ये हम सब अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, बस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं एमसीक्यू क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं स्लाइटली यहाँ पे ओवरव्यू देता रहता हूँ एमसीक्यू सॉल्व के साथ साथ के अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें अगेन हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एमएनएस से रिलेटेड। ठीक है, और साथ में क्लासेज जो है वो बीएचयू नोट सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स नोट सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मगर टारगेट अपना सबसे पहला जो वैकेंसी है उसको हम कर रहे हैं एमएनएस को लेके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डेली एमसीक्यू सोल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।